जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि पिछली क्लास आप लोग करंट अफेयर्स के देखे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। आज पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आप लोग लिखिएगा, ये करंट अफेयर्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, इसको आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा और रिवीजन करते चलिएगा। जब आपका पेपर होगा तो उस पेपर में आप लोग देखिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो लिखिएगा करंट अफेयर्स। पहले करंट अफेयर्स, पहले करंट आप लोग लिखिएगा कि भारत का पहला बंजारा विरासत म्यूजियम, भारत का पहला बंजारा विरासत म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला बंजारा विरासत म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग महाराष्ट्र। इसका आंसर लिखिएगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र आया है तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई है। महाराष्ट्र राज्य कब बना है, तो 1960 में बना है। अगला पूछ सकता है कि महाराष्ट्र राज्य से कौन सा राज्य अलग होकर बना है, तो महाराष्ट्र से गुजरात राज्य अलग हुआ है। अब जब अलग हुआ है तो ये भी कब बना होगा, 1960 में ही बना होगा, 1960 में। अगला पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। लिखिएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, तो लातूर महाराष्ट्र में। अगला पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है, तो लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, अंबेडकर जी की प्रतिमा है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को। जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध कार्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन था, भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र से कुछ स्टैटिक पॉइंट और लिखिएगा। पहला लिखिएगा विश्व मसाला बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो उसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है।
अगला पॉइंट एक और करंट लिखिएगा महाराष्ट्र से कि गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। दर्जा देने वाला पहला राज्य है, ये भी महाराष्ट्र ही है। अगला महाराष्ट्र में एक शहर है अहमदनगर, तो लिखिएगा अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। अहिल्याबाई होलकर नगर, अहिल्याबाई होलकर नगर रखा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होई। इधर देखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि महाराष्ट्र में लावड़ी महोत्सव मनाया जाता है। लावड़ी महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा दही हांडी महोत्सव मनाया जाता है। दही हांडी महोत्सव मनाया जाता है। एक लिखिएगा काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। अगला लिखना अजंता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। अगला महाराष्ट्र की राजधानी लिखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा मुंबई से। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है। इतने पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट याद कर सकते हो कि मुंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में प्रदान किए थे 1668 ईस्वी में। ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि मुंबई को किस व्यक्ति ने दहेज के रूप में दिए थे अंग्रेज़ों को, तो पुर्तगालियों के द्वारा। कब दिया गया था, तो 1668 ईस्वी में। बेटे अब लिखिएगा आप लोग दूसरी करंट अफेयर्स। दूसरी लिखिएगा, देखो हाल ही में कौन सा राज्य लिखना, हाल ही में कौन सा राज्य कोष्टक में लिख लेना शहर, क्योंकि वो शहर भी पूछा जा सकता है जिस शहर में घोषित किया गया है। तो हाल ही में कौन सा राज्य स्वच्छता को 17वां संस्कार घोषित
घोषित किया है, तो उस राज्य का नाम लिखिएगा मध्य प्रदेश। उस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर शहर पूछ ले तो इंदौर। इंदौर। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में विवाह के 16 संस्कार बताए गए हैं मानव के। लिखना, प्राचीन काल में मानव के 16 संस्कार बताए गए थे। 16 संस्कार बताए गए थे और एक 17वां घोषित कर दिया गया है इंदौर शहर के द्वारा। और कौन सा है? स्वच्छता। तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छता को 17वां संस्कार किस राज्य ने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। और शहर पूछेगा तो इंदौर। अब देखो, पहले इंदौर से कुछ पॉइंट लिखिएगा कि इंदौर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ शहर है। दूसरा, इंदौर को मध्य प्रदेश का लघु दिल्ली कहा जाता है, यानी मिनी दिल्ली कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश का लघु दिल्ली कहा जाता है। लघु दिल्ली कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि अहिल्याबाई होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। अहिल्याबाई होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ मिलेगा? इंदौर में। अब मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश से कुछ करंट लिखिएगा जो पिछली क्लासों में कुछ पढ़ लिए हैं और कुछ बाकी हैं। तो पहला लिखिएगा, करंट ही है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग केंद्र कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग केंद्र कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। दूसरी करंट लिखिएगा कि भारत का पहला सौर शहर कहाँ का बना है? तो मध्य प्रदेश का। और उस शहर का नाम क्या है? सांची। पिछली क्लास में ये करंट हम लोग देखे थे स्टैटिक के रूप में, आज फिर देख रहे हैं। बार बार रिकॉल करोगे तो तुमको याद हो जाएगी। अगला पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री का नाम लिखिएगा डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव। अगला पूछ सकता है कि लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चौथी करंट लिखना, लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राज्य से। अब इस योजना में है क्या? तो प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मिलेगा और 5 वर्ष तक मिलना था। तो 12 पंचे 60, तो एक वर्ष में कुल कितना मिलना था? 60,000 रुपये मिलना था। लेकिन जब ये योजना शुरू किए थे जो पूर्व सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वर्तमान में सीएम बदल गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो इस योजना को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि ये योजना 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। तो इस योजना में महिलाओं को
महिलाओं को 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में 60,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 वर्ष में 60,000 रुपये दिए जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। हो गया, इधर का हो गया होगा उम्मीद है, तो उधर का मैं मेट के कुछ और लिख दूं। मेटे, चलो इधर देखो। जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कुछ मंदिरें भी हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। पहला लिखिएगा, लिखना कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। और ये खजुराहो मंदिर की पहली मंदिर है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो मंदिर की पहली मंदिर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला लिखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? भोपाल में। अब ये पूछ सकता है कि किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। एक और करंट लिखिएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और केंद्र सरकार द्वारा पोषित है। तो लिखना केन बेतवा लिंक परियोजना, अभी चर्चा में थे, तो उसको भी लिखिएगा। ये लिखा है, लिखिएगा केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा, ये सारी करंट हैं, ध्यान रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच है? तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी है, ध्यान रखिएगा। अब जो केन नदी है और बेतवा नदी है, ये दोनों को किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना। यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी, एक पॉइंट लिखिएगा कि यमुना नदी गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बांध मैं बोल रहा हूँ जो बेतवा नदी पे बना है, उस बांध का नाम लिखिएगा। कई बार पेपर में पूछा गया है कि माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो बेतवा नदी पर। दूसरा बांध लिखिएगा
परीक्षावान किस नदी पर बना है? तो बेतवा नदी पर बना है। उम्मीद है कि दूसरी करंट आपके समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा, दूसरी करंट के साथ मैं कई करंट इंक्लूड किया हूँ और उनको भी ध्यान में रखते चलिएगा। जैसे ऑनलाइन गेमिंग केंद्र है, पहला सौर सिटी है। अब इस तरह पूछ सकता है कि पहला AI सिटी कौन बना है? तो जैसे ही उत्तर प्रदेश की कोई करंट आएगी हम लोग देख लेंगे। तो मेटे इसको। अब लिखिएगा अगली करंट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पेपर में हो सकता है कि पूछी जाए। लिखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिखिएगा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा श्रीमती विजया रहाटकर। श्रीमती विजया रहाटकर ये क्या है? वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। तो पूछ सकता है ये किस नंबर की हैं? तो लिखना श्रीमती विजया रहाटकर 9वें नंबर की हैं, 9वीं अध्यक्ष हैं, 9वीं अध्यक्ष हैं। तो अगला पूछ सकता है कि पहले 8वें नंबर की अध्यक्ष कौन बनी थी, मतलब इनके पहले कौन थे? तो श्रीमती विजया रहाटकर के पूर्व कौन बनी थी? पूर्व कौन थी? तो लिखना रेखा शर्मा। कौन थी? रेखा शर्मा थी। अब रेखा शर्मा का कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखो राष्ट्रीय महिला आयोग आया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग से कुछ स्टैटिक लिखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये कैसा आयोग है? तो लिखना राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक आयोग है। एक वैधानिक आयोग है। वैधानिक का मतलब कि सांसद के द्वारा बनाए गए कानून से अगर कोई संगठन बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? वैधानिक कानून है या आयोग है। अगला जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसमें एक अध्यक्ष लिखिएगा। इस आयोग में
इस आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 5 अन्य सदस्य, 5 अन्य सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होता है, तथा एक सदस्य सचिव होता है, एक सदस्य सचिव होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि नीचे वाले पॉइंट दिख रहे होंगे। अब ऊपर का मैं मेट रहा हूँ, कुछ पॉइंट अभी हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ। लिखिएगा। लिखिएगा, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, अब पूछेगा कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लिखिएगा, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए। 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए। अब 3 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले पूरी हो जाए, इसका मतलब समझिएगा कि अगर मान लो कि आप 62 साल के हैं, आप 62 साल के हैं और आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो आप 62 और 3 जोड़ देंगे तो 65 वर्ष पूरी, मतलब 3 वर्ष तक आप पद पर पूरा बने रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपकी उम्र 64 साल है और अगर आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो आप उस पद पर सिर्फ 1 ही वर्ष तक कार्य कर पाएंगे, 3 वर्ष तक पूरा कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र फिर 65 वर्ष पूरी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, जो इसमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होते हैं, इसमें कुछ कंडीशन है, उनको भी ध्यान में रखिएगा कि इन अन्य सदस्यों में एक सदस्य हमेशा अनुसूचित जाति का होगा और एक सदस्य हमेशा अनुसूचित जनजाति का होगा। शेष जो सदस्य होंगे वो अलग अलग भाग से आएंगे। तो लिखिएगा, एक सदस्य सदैव अनुसूचित जाति के होंगे। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि एक सदस्य सदैव अनुसूचित जनजाति के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मान लो कोई भी इसमें के सदस्य या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो कैसे देंगे, उस बात को लिखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय महिला आयोग के यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भारत सरकार को एक लिखित संबोधित पत्र देना होता है, उसके बाद वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। तो पहली बात लिखिएगा कि भारत सरकार को एक लिखित संबोधित पत्र देने के बाद अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। और इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिखिएगा, इनकी
नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप लोग, पूछ सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो बेटे इसको लिखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला पूछ सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्षेत्र कहाँ पर है, मतलब भारत के किसी एक राज्य में है कि संपूर्ण भारत में है। तो लिखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत पर है, संपूर्ण भारत पर है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो पूरे भारत के जो 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी राज्यों पर इसका कार्य क्षेत्र रहेगा। अब इसका कार्य क्या होता है, तो 1-2 कार्य लिख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण हैं। इसका कार्य क्या है, तो कार्य महिलाओं से संबंधित समस्या का निराकरण करना। दूसरी बात लिखिएगा, दूसरा कार्य इसका लिखिएगा कि नए कानून में सहायता प्रदान करना। क्योंकि अगर कोई कानून बन रहा है तो महिलाओं के हित का है या नहीं है, ये चीज़ भी देखी जाती है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर जब भी नया कानून बनेगा तो उस कानून में महिलाओं के लिए क्या बात कही गई है कि नहीं कही गई है। अगर नहीं कही गई है तो उनकी सिफारिश कौन करेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा। हो गया। अब बेटे अब लिखिएगा अगली करंट आप लोग कि उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में कितने नए सखी निवास स्थापित किए जाएंगे? बोले, लिखिएगा उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में, उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में कितने सखी निवास स्थापित किए जाएंगे? लिखिएगा आंसर 18। कितने? 18। अब 2 तरह से देखो, इसी में से क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में नए सखी निवास स्थापित किए जाएंगे, तो पहले का जवाब क्या होगा? 9। और अगर दे दिया कि उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में कितने सखी निवास स्थापित किए जाएंगे, तो कितना? 18। अब लिखिएगा जो 9 शहर हैं वो 9 शहर हैं कौन कौन से, ये लिखिएगा। तो लिखिएगा पहला प्रयागराज, दूसरा बरेली, तीसरा बनारस, चौथा मेरठ, 5वां लिखिएगा आगरा, 6ठा लिखिएगा गौतम
बुद्ध नगर। 7वां लिखिएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद। 8वां लिखिएगा गोरखपुर, गोरखपुर और लखनऊ, लखनऊ। तो कितने शहर हैं? ये 9 शहर हैं। प्रयागराज, बरेली, बनारस, मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर और लखनऊ। ये 9 शहरों में 18 सखी निवास स्थापित किए जाएंगे। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखो यहाँ पर आया है लखनऊ, तो लखनऊ से एक करंट आप लोग लिखिएगा कि भारत का पहला या उत्तर प्रदेश का पहला AI शहर, भारत का पहला AI शहर कौन बन गया है? लखनऊ। अगला पूछ ले कि भारत का पहला सौर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में भारत का पहला सौर संग्रहालय कहाँ बना है? तो लखनऊ में। यही वो लखनऊ है जहाँ पर जनेश्वर मिस्र पार्क बना है, मिस्र पार्क बना है। यही वो लखनऊ है जहाँ पर ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क है। अगला ध्यान रखिएगा, अगर ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम रहेगा तो कानपुर है, अगर सिर्फ ग्रीन पार्क लिखा रहेगा तो लखनऊ है। यही वो लखनऊ है जहाँ पर छोटा इमामबाड़ा, छोटा एवं बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा है। और इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार जो है वो रूमी दरवाज़ा है, और उसी दरवाजे से उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह लिया गया है, जिसमें एक वृत्त में धनुष और तीर मछली है, और जो 2 मछली का निशान है वो रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। और रूमी दरवाज़ा को तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो लखनऊ है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी लखनऊ है। अगर पूछ ले इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है तो लखनऊ कर दीजिएगा। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नजाकत का शहर कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में बागों का शहर लखनऊ है। विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। अगर पूछ ले कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, तो लखनऊ में करिएगा। अगली करंट के साथ हम लोग पुनः वीडियो में मिलेंगे। आप लोग उम्मीद है कि देखते रहेंगे। जय हिंद बच्चों।